हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग कवर करने वाला हूं। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूंगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में और वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक वाटर क्वालिटी पैरामीटर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वाटर इरिगेशन के लिए, SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ये क्या होता है? Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रूट अंडर Ca2 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 2, ये होता है, ठीक है। इसका रेंज होता है कि आपका अगर ये क्या मेजर करता है कि रिलेटिव सोडियम आयन, किसके रिलेटिव में? तो स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव का। तो जस्ट जो लिखा है वो मैं बोला। इसका रेंज एक होता है कि किस रेंज में आपका वाटर जो है, जिस लो SAR है, किस वाटर का मीडियम SAR है। तो अगर SAR का वैल्यू सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो में बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो वो लो में आता है, ठीक है। कि मतलब उस वाटर में लो सोडियम है रिलेटिव कंपेयर टू इन दोनों Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। अगेन अगर आपका 18 से और 10 से 18 के बीच में है, 10 to 18 के बीच में है तो ये मीडियम होगा। नेक्स्ट अगर 18 से 26 के बीच में है तो ये आपका हो जाएगा हाई में आएगा। अच्छा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा चुका हूं इंजीनियरिंग का, तो आप सेम चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके या सर्च मारिए तो आपको इस चैनल पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग का मैं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं, ये वेरी हाई में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट पाने के लिए जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा मैं। ये हो गया। लेकिन हमारी डिस्कशन फोकस रहेगी अभी वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। मान लीजिए क्या है कि वाटर आप क्रॉप कहाँ लगाएंगे? सॉइल में लगाते हैं। तो सॉइल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका जो पानी डालते हैं वो कितना कितना डालते हैं, कैसे क्या डालते हैं, जहां से क्वेश्चंस वगैरह आता है, जो टेक्निकली जो क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ये तो आपका हो जाता है सैचुरेशन कैपेसिटी, SC सैचुरेशन कैपेसिटी मैं लिख रहा हूं। उसके बाद आ जाता है आपका फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी आ जाता है FC में लिख रहा हूं फील्ड कैपेसिटी को। देन आपका जो आता है, एक में अगर लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे अगर ये आ जाता है आपका जो रेंज रहता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बीच में जो वाटर आपका रहता है फील्ड कैपेसिटी से और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में, इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, आप अच्छे से इस कॉलम को समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है वीडियो। और अगर मैं इसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक लाइन ड्रॉ करूं, ये आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में लिख रहा हूं, ठीक है। यहां तक का जो वाटर होता है ना, फील्ड कैपेसिटी से लेके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक का, इसको हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल। रेडिली अवेलेबल, ठीक है। रेडली अवेलेबल वाटर है ये। फिर जो ये आपका हाइग्रोस्कोपिक, इसको तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ये जो आपका रेंज होता है इसको बोलते हैं, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके वीडियो को देखिए, बहुत फायदा आपको पहुंचाने वाला है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर,
हाइड्रोस्कोपिक वाटर इसको बोलते हैं, और ये जो ऊपर जो वाटर अवेलेबल है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ठीक है। सो और इसके नीचे अगर आप सॉलिड करना चाहें, हालांकि सॉलिड तो रहता ही है, बट ये अगर मैं सॉलिड लिख दूं चलेगा, क्योंकि ये वाटर वाटर हो गया तो सॉलिड भी थोड़ा दिखाना आपको जरूरी है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये टोटल में बोलूं, कैपिलरी जो आपका वाटर है इसी को बोलते हैं हम अवेलेबल वाटर, इसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। ठीक है, इसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं, और इसको नॉन अवेलेबल वाटर बोलते हैं, यहां से यहां तक सॉलिड नहीं, जो आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर है इसको नॉन अवेलेबल बोलते हैं। नॉन अवेलेबल क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, प्लांट इस पानी को यूज करता है, ठीक है, और इस पानी को नहीं यूज कर पाता है, इसीलिए नॉन अवेलेबल मैं बोल रहा हूं यहां पे, नॉन अवेलेबल वाटर। आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। और यहां पर जो होता है आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। सो ये मोटा मोटी आपका हो गया, और इसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और अगर इसको दूसरा नाम आप देना चाहें तो दूसरा नाम ये होता है सुपर फ्लैश वाटर, FLUOUS, ठीक है। सो ये आपका हो गया, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, चलेगा। सो देखिए, अब मैं यहां पे अगर आपको बोलूं कि आपको भाई साहब फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी का मैं आपको डेफिनेशन यहां पे बता देता हूं कि फील्ड कैपेसिटी होता क्या है। और अगर मैं यहां से बोलूं आपको सबसे पहले कि अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट आप बताइए क्या होगा, तो यहां पे तो मैं FC लिखा हूं, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। अब फॉर्मूला देखते जाइए, मैं इसी फिगर से आपको बताने जा रहा हूं। अब अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, जो आपका ये फील्ड कैपेसिटी है, मैं फील्ड कैपेसिटी यहां पे लिखता हूं, माइनस क्या होगा आपका अवेलेबल कहां तक है, PWP तक, PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सो PWP अवेलेबल यहां तक है। PWP को अगर फाई से मैं दिखाऊं तो यहां पे PWP के जगह पे FC माइनस फाई लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, हम यहां पे फाई को अगर, ये आपका अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको रेडिली अवेलेबल बोलूं, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, तो क्या होगा, रेडली अवेलेबल डेफिनेटली यहां से आप करेंगे FC माइनस OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, FC माइनस OMC, ठीक है। ये मोटा मोटी हो गया। अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे। फील्ड कैपेसिटी का एक्चुअली मतलब क्या होगा, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं। तीसरा फॉर्मूला जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, फील्ड कैपेसिटी। सो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ वाटर, मान लीजिए हमको एक इतना बड़ा लैंड दे दिया, ठीक है, इतना बड़ा लैंड दे दिया, तो ठीक है, वेट ऑफ वाटर। सो इसमें कितना पानी हम डालेंगे, और इसका एरिया मान लीजिए A है, A इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहां पे यही दे रहा है, 1 यूनिट है,
तो वेट ऑफ वाटर स्टोर्ड, वेट ऑफ वाटर, अच्छा मैं सिंपल में लिखता हूं पहले, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल। कहां का बात हो रहा है वेट ऑफ वाटर? इस यूनिट एरिया में, इस यूनिट एरिया में, इस यूनिट एरिया में कितना वेट आप वाटर का डाले हैं डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल, ये हो गई फील्ड कैपेसिटी। सो भाई साहब वाटर अब सॉइल में क्या होगा, वाइड होगा, तो वाइड, उस वाइड में ही तो जाके भरेगा ना। तो आपको पहले से अगर एक फॉर्मूला पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, अगर मैं गामा डब्ल्यू यहां पे आपको दिखाऊं, गामा डब्ल्यू क्या होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो क्या होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइड में ही तो वाटर जाएगा अगर सॉइल के टर्म्स में लिखे तो वही अगर आप वेट यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई गामा डब। अब ये वेट ऑफ सॉइल है तो सॉइल का यूनिट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो ये क्या हो गया गामा आपका ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब। अब आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, पोरोसिटी क्या होता है, मैं यहां पे आपको सॉइल मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ा है वीवी बाई वी, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। तो ये आपका एन बन गया, ये आपका क्या बन गया एन। और अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स मेरी ही वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बताया होगा कि किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या होगा, उसका यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब वाटर का मैं यहां पे लिख दिया। सो इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसका, सॉइल का यहां पे हो जाएगा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू एन। सो यहां पे क्या है, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, एन में इन दोनों का एन लिख दिया डिवाइड बाई गामा माइनस गामा डब्ल्यू, इसको मैं नीचे ला दिया, ठीक है इसके। सो इसको एन बाई जी भी लिख सकते हैं। सो अब फील्ड कैपेसिटी अगर आपको ये दो वैल्यू भी दी हुई है, फील्ड कैपेसिटी आपको पूछ रहा है किसी भी सॉइल का, तो आपको अगर वाइड रेशियो और जी वैल्यू दी हुई है तो आप इजीली फील्ड कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत कम आया है तो आप चांसेस मान सकते हैं कि इस फॉर्मूले पे आपको आंसर आने वाला है भाई साहब, क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो ये रही बात। सो अगेन हम अगेन मैं इसको लेके चलता हूं, फील्ड कैपेसिटी की जो डेफिनेशन आपको आई थी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन आई थी, गामा डब्ल्यू माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइड बाई गामा इनटू वॉल्यूम। अच्छा यहां पे मैं आपको बताया था एरिया यूनिट होगा, तो अगर मैं यहां पे गामा डब्ल्यू इंटू एरिया इंटू डी डब्ल्यू, वाटर ना भाई साहब, डी डब्ल्यू डिवाइड बाई, क्योंकि वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख दिया एरिया इंटू डेप्थ, डेप्थ ऑफ वाटर, फिर यहां पे गामा इंटू, यहां पे आपका यूनिट एरिया सेम एरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और यहां पे जो वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यहां पे क्या लिखेंगे डी, डेप्थ डी आप लिखेंगे डेप्थ, ठीक है। सॉइल का कितना डेप्थ है या रूट जोन डेप्थ बोल सकते हैं, क्योंकि पानी हमको कहां तक चाहिए, जहां तक रूट है वहीं तक का पानी चाहिए, इसलिए हम इस डी को जो बोलते हैं, जो ये वाला डी जो होता है इसको बोलते हैं रूट जोन डेप्थ, क्योंकि पानी हम कहां तक यूज करेंगे, जहां तक रूट होगा वहीं तक तो यूज करेंगे। सो इसलिए इसको बोलते हैं रूट जोन डेप्थ, वो क्वेश्चन में दिया होता है। और इसको डी डब्ल्यू को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर। अब ये डेप्थ ऑफ वाटर कहां होगा, ये जो रूट जोन होगा ना जितना दूर में, वही डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन। सो यहां पे ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम था। तो फील्ड कैपेसिटी की फॉर्मूला एक और क्या आ गया, गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा इंटू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी। देखिए ये भी एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। यहां से मैं चौथा फॉर्मूला लिखता हूं आपको, ये एक फॉर्मूला आ गया। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं आपको तो क्या क्या लिख सकता हूं, देखिए गामा डब्ल्यू बाई
गामा क्या होगा 1/g होगा, जैसे मैं यहां पे आपको बताया था। सो 1/g इंटू dw डिवाइड बाई डी। अगर आपसे कोई निकालने को बोले कि भाई साहब आप निकालो डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, dw निकालने को बोले तो क्या कीजिएगा? dw अगर निकालने को कोई बोले तो क्या कीजिएगा आप? यहां पे मैं लिखता हूं कि dw इज इक्वल टू FC फील्ड कैपेसिटी माइनस फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है, और ये G हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। या फिर dw इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं FC। G का फॉर्मूला क्या होता है? G का फॉर्मूला होता है गामा डिवाइड बाई गामा W इंटू डी। ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने जनरली देखा होगा कि dw जो डेप्थ ऑफ रूट जोन आपको निकालना, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, मैं आपको लिख दे रहा हूं, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, ये कैसे लिखा होता है जनरली? dw इज इक्वल टू गामा माइनस गामा w इंटू डी इंटू FC, ये लिखा होता है। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन आपका निकल गया। सिमिलरली ये हम किस पे निकाले हैं? FC पे निकाले हैं। अगर हमें निकालना है, अभी मैं आपको बोलूं कि अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ पे आपको निकालना है। अवेलेबल मॉइस्चर आपको क्या निकालना है? अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ पे निकालना है। तो मतलब अवेलेबल कितना था? अवेलेबल मॉइस्चर मैं आपको यहां पे बताया था, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कितना था भाई साहब? अभी तो मैं पूरा फील्ड कैपेसिटी पे निकाला था, टोटल फील्ड कैपेसिटी पे। यहां पे इस लेवल पे मैंने निकाला। अभी इस लेवल पे अगर आपका पानी है, इस लेवल तक अगर आपका पानी है, तो मतलब फील्ड कैपेसिटी पे आपका फॉर्मूला निकाला गया है। लेकिन अगर आपको क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, दो चीज आपको दे दिया है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ आपको बताना है। ये तो आपका जो dw हो गया, ये क्या हो गया? जो dw हो गया डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन। लेकिन अब इस डेप्थ के जगह पे आपसे पूछा जा रहा है कि अवेलेबल आपको बताना है, अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ। सो अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ हम कहां से कहां तक कंसीडर करते हैं? FC से FC माइनस फाइव, ये होता है अवेलेबल। अवेलेबल का रेंज ये होता है, ठीक है, अवेलेबल का रेंज ये होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अवेलेबल का रेंज अगर ये है आपका, सो फील्ड हम उसी तरीके से अगर मैं लिख दूं FC इज इक्वल टू FC माइनस फाइव, ये अवेलेबल आपका निकाला जा रहा है, ठीक है, FC माइनस फाइव डी। फिर यहां पे आपका वही फॉर्मूला हो जाएगा गामा W, dw डैश लिख लेते हैं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबल निकालना है आपको। फिर गामा, एरिया कैंसिल हो जाएगा तो मैं यहां पे डी लिखता हूं। अगेन अगर आप यहां पे अवेलेबल आपको अगर निकालना है अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ, तो मतलब dw डैश अगर आपको निकालना है, देखिए एक बार आप फॉर्मूला अच्छे से समझ गए तो आप वेरी इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। गामा W और आपका ये आ जाएगा FC माइनस फाइव, फील्ड कैपेसिटी माइनस फाइव। सो ये आपका पांचवा फॉर्मूला बन गया किसका? ये जो पांचवा फॉर्मूला बना आपका अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ का, अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ। अच्छा, ये मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा, आप अच्छे से, क्योंकि मैं इधर उधर लिख रहा हूं तो आपको वीडियो देख के तभी इसको फॉलो करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, एक और मैं अगर छठा फॉर्मूला लिखूं, अगर आपको कोई बोले रेडली अवेलेबल पे आपको निकालना है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ। सो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ आप कैसे निकालेंगे? अगर इस W डबल डैश में लिख दूं इसको, हालांकि थोड़ा सा चेंज करने के लिए, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? ये सिमिलरली वही होगा, गामा डी, एरिया से एरिया कैंसिल होगा अगर मैं यहां पे लिखूं तो, बस इसके जगह पे FC माइनस विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। कौन सा विल्टिंग पॉइंट आपका? ये वाला विल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिमम
मॉइस्चर कंटेंट आपका आएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आपका जाएगा। सो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अगर मैं उसको एम नॉट लिख दूं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को लीजिए मैंने एम नॉट लिख दिया, एम ओ लिख दिया। सो ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एफ सी माइनस एम नॉट। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 6-7 फॉर्मूले बता दिया अच्छे से, आप अच्छे से वीडियो को अगेन देख सकते हैं कि कैसे मैं इसको सारा डेराइव किया। तो आपके अगर माइंड में ये ग्राफ है, किसको कहाँ तक रेडिली अवेलेबल होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक रेडिली अवेलेबल होता है। सो आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आप आता है तो बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं ड्यूटी एंड डेल्टा, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। सो ये भी आपको मैं डिराइव करके बताने वाला हूं कि ड्यूटी एंड डेल्टा होता क्या है, फिर मैं आपको रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। सो देखिए यहां पे क्या हो जाता है कि मैं अगर आपको डेराइव करके सबसे पहले बता दूं, देन मैं आपको डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आपने तो कई बार पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक एरिया है, एरिया जिसका क्या है, डी हेक्टेयर है, ठीक है, डी हेक्टेयर मैंने बोला, डी हेक्टेयर एरिया है, और उस एरिया पे मैंने पानी कितने का दिया, उस एरिया में मैंने जो पानी डाला है, डेप्थ ऑफ वाटर जो मैंने अप्लाई किया उस पे, वो डेल्टा किया, डेल्टा मीटर, ठीक है, डेल्टा मीटर किया। तो भाई साहब यहां पे ये बताइए कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया पे मैंने, ये एरिया है और इसका जो एरिया है वो डी हेक्टेयर का है, और इस पे जो पानी मैंने डाला, पानी का डेप्थ कितना रखा, डेल्टा डेप्थ रखा। डेल्टा में भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, तो मैं डेल्टा एक मान लिया, रैंडम हो सकता है। तो वॉल्यूम कितना आया होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू कितना डेप्थ आपने रखा है, एरिया इंटू डेप्थ। सो वॉल्यूम जो आपका आएगा वो आ जाएगा एरिया, मतलब डी हेक्टेयर इंटू डेप्थ, डेल्टा। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये डेल्टा, आप जो डेल्टा मीटर का जो मैं पानी इस पे डाला हूं, वो मान लीजिए मैंने बी टाइम्स के लिए, कितने दिन के लिए, बी दिन के लिए या बी टाइम के लिए, मतलब मेरे पास एक क्या थी, मोटर है, ठीक है। इस मोटर से पानी जो इसमें मैं डाला हूं, इस मोटर से जो मैं पानी इसमें डाला हूं, वो कितना है, जो पानी इधर आया है इस मोटर से 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से मैंने कितने दिन तक डाला, डिस्चार्ज कितना मैंने रखा है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितने दिन तक डाला है, कितने डे तक पानी डाला है, या कितने टाइम तक डाला है। तो मान लीजिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, टाइम यहां पे मैं अगर लिखूं, टाइम अच्छा होगा, कितने टाइम के लिए डाला, तो बी सेकेंड के लिए, बी सेकेंड के लिए 1 मीटर क्यूब पर से, जो यहां पे आ रहा ना, मतलब 1 मीटर क्यूब का क्या होगा, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1000 लीटर पर सेकेंड मैं यहां से पानी इस पे डाला हूं 20 सेकेंड के लिए। मान लीजिए 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उतने सेकेंड के लिए डाला, तो यहां पे जो पानी था वो डेल्टा मीटर आ गया, ठीक है, डेल्टा मीटर आ गया। सो यहां पे कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब, बी टाइम में हमने कितना वॉल्यूम डाल दिया, 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब डाल रहा हूं, तो बी सेकेंड में कितना डालूंगा, बी सेकेंड में कितना डालूंगा, देखिए 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब, तो बी सेकेंड में कितना, 1, ये 1 नीचे आ जाएगा, इंटू बी मीटर क्यूब। सो 1 इंटू बी मीटर क्यूब में पानी डाल रहा हूं। अगर इसको मैं डे में करूं तो क्या होगा, डे में कर दीजिए, बी को सेकंड में है ना, तो अभी मैं डे में अगर कर दूं
सो डे में करूंगा तो क्या करूंगा 24 इंटू 60 दिन, भाई सेकेंड को अगर आपको किस में बदलना है, दिन में बदलना है, तो क्या कीजिएगा आप 24 इंटू 60 इंटू 60 गुना करना पड़ेगा आपको। ये क्या है मीटर क्यूब पर सेकेंड आपको इतना पानी डाल रहे हैं, मतलब अगर ये 20 सेकेंड में है आपको, तो बी आपको किस में लाना है, बी आपको लाना है, जैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यूनिट मेथड से अगर मैं बता दूं, देखिए Q इज इक्वल टू क्या है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है सेकेंड है। तो मैं यहां पे कर दिया बी को, अगर मेरे को डे में रखना है, बी को डे में रखना है, तो इस सेकेंड को भी डे में बनाना पड़ेगा, इस सेकेंड को भी डे में बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं डे में बनाने के लिए किससे भागा करूंगा 24 इंटू 60 से करूंगा। तो यही वाला क्या हो रहा है, यही वाला यहां ऊपर जा रहा है, मतलब बी से गुना हो रहा है, ये वाला चीज मैं जो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी डाल रहा था, अभी 1 मीटर क्यूब पर डे पानी डालूंगा, क्योंकि मैं बी को डे बना दिया, ठीक है ना, ये बात हो रही है। सो यहां पे कितना आ जाएगा 8640 बी, इतना मीटर क्यूब आपका पर डे जो वॉल्यूम है वो जा रहा है, ठीक है, पर डे वॉल्यूम इतना जा रहा है। तो देखिए अब ड्यूटी का यहां पे अगर मैं एक रिलेशन आपको बता दूं, ये दोनों वॉल्यूम हो गया, अब दोनों वॉल्यूम को अगर आप इक्वेट करें, दोनों वॉल्यूम को, क्योंकि सेम खेत में डाल रहे हैं, दोनों वॉल्यूम को अगर मैं इक्वेट कर दूं 40 इंटू बी, सो आप यहां पे अगर ड्यूटी का फॉर्मूला या डेल्टा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो 86, अच्छा यहां पे ड्यूटी हेक्टेयर में है, अगर आप मीटर क्यूब में इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ मीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये मीटर में, इसको मीटर में लिखेंगे। सो अगर मैं यहां पे 8640 इंटू बी बाई डी, ये हेक्टेयर में है और ये डे में है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में लिखूं, डी को मीटर में लिखूं, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 8.6400, यहां पे 20 आएगा, इंटू बी डेज डिवाइडेड बाई आपका हेक्टेयर, ये डी हेक्टेयर मीटर में हो गया, क्योंकि हेक्टेयर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसके जगह पे आप लिखेंगे डी इंटू 10⁻⁴, तो +4, तो +4 लिखेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा पॉइंट, सो 8.6 हो जाएगा। तो आपने जनरली यही फॉर्मूला देखा होगा ड्यूटी एंड डेल्टा के लिए, कि आपका डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी इन डेज और डेल्टा इन मीटर। सो ये आपका टोटल फॉर्मूला हुआ ड्यूटी एंड डेल्टा का। तो यहां से भाई साहब ड्यूटी का डेफिनेशन जो है वो क्या है, ड्यूटी का डेफिनेशन ये है कि आपको आप ड्यूटी का डेफिनेशन क्या है, टोटल ड्यूटी का डेफिनेशन आपका हुआ है कि एरिया इरिगेटेड, या मैं आपको ऐसे बोलूं एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर irrigated by 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड सप्लाई, और 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वाटर इंटायर बेस पीरियड, इंटायर बेस पीरियड, ठीक है, ये हो गया आपका ड्यूटी का डेफिनेशन, ये हो गया, ठीक है भाई साहब, ड्यूटी का डेफिनेशन ये हो गया। और डेल्टा का अगर मैं आपको डेफिनेशन यहां पे बताऊं, सो डेल्टा का डेफिनेशन जो आपको होगा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड, ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर रिक्वायर्ड
by a crop during entire base period. सो ड्यूटी का, अच्छा ड्यूटी यहां पे क्या होगा आपका, हेक्टेयर एरिया बाय डिस्चार्ज, ऐसे भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी आपको दे देता है क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे भी करके निकालना पड़ता है क्योंकि इजी हो जाता है ऐसे निकालने में। सो ये आपका टोटल ओवरऑल रहा ड्यूटी एंड डेल्टा के बारे में। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है इरिगेशन इफिशियंसीज। सो इरिगेशन इफिशियंसीज, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पे और बताना चाहता हूं, कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव यूज, सो ये निकालने के लिए तीन फॉर्मूला आपके पास होता है, पैनमैन मेथड, दूसरा ब्लैनी क्रेडल मेथड, तीसरा जो आपका होता है हारग्रीव्स क्लास ए पैन इवोपोरेशन मेथड। ये क्या है कि कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है कि किस मेथड से निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो कंजम्पटिव यूज ये आपका हो गया, तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं, नेक्स्ट इरिगेशन इफिशियंसी में आपको अगर पढ़ाऊं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और छूट रहा है, मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि जो पानी जो हम लगाएंगे उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा लगाने का, ठीक है, पानी जो लगाएंगे वो किस फ्रीक्वेंसी पे लगाएंगे। तो एक क्वेश्चंस में ऐसा देखा हूं कि आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ये आपका है एक्चुअल डेप्थ स्टोर्ड और जो भी आप DW निकालेंगे डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज। सो ये आपका होता है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि अगर आपको फॉर्मूला मान लीजिए आंसर जब इसका निकले 5.56 आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसको राउंड ऑफ करके 6 डेज, नहीं, इससे कम लेना होता है, क्योंकि ज्यादा पे लीजिएगा तब तो आपका प्लांट सूखने का डर रहेगा, इससे ज्यादा ले लीजिएगा, कितना लीजिएगा 5 लीजिएगा, 5 इज अ करेक्ट और 6 आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ये कंजम्पटिव यूज से रिलेटेड आपका रहा। कमेंट में आज आप बता सकते हैं कि कंजम्पटिव यूज में क्या क्या यूज आता है। चलिए इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसमें इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन ये सब कंसीडर होता है क्या, जो वाटर सॉइल होता है ये सब होता है क्या, ये सब सोच के आप बताइए प्लीज। नेक्स्ट हम आपको इरिगेशन इफिशियंसी में बताने वाला हूं। अच्छा इरिगेशन इफिशियंसी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, बट मैं फिर भी इसमें कवर करा देता हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या है कि पूछ लिया जाता है तो उस समय फिर दिक्कत हो जाएगी। इरिगेशन इफिशियंसी, सो सबसे पहले आता है वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। अच्छा मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फटाक से मैं बोल देता हूं वाटर, अच्छा मैं लिख देता हूं क्योंकि फिर दिक्कत होगा।
वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। सो इसको अगर मैं एनसी से दिखा दूं, सो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर। डेफिनेट ठीक है, वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर, ठीक है। फील्ड, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं रिजर्वायर और फील्ड, मैं ये फुल फॉर्म लिखता हूं, आप भी लिख सकते हैं, रिजर्वायर और फील्ड, ठीक है। सो वाटर कन्वे इफिशियंसी यही होता है कि आपने रिजर्वायर से कितना पानी छोड़ा और कितना आपका फील्ड में गया, मतलब पाइप लॉस कितना हुआ, ये आपने पढ़ा ही होगा ना, और फिट लॉस, सीपेज लॉस कहाँ हुआ, ये सब लॉस कहाँ हुआ, आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। फिटिंग का लॉस अगर पाइप के थ्रू, नहर के थ्रू कर रहे हैं तो सीपेज लॉस होगा, इवोपोरेशन लॉस होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, दूसरा जो इफिशियंसी है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी है, तो वाटर एप्लीकेशन को मैं एन ए लिखता हूं। तो ये जो फॉर्मूला होगा इसका, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, कितना आपका पानी रूट जोन में हुआ, कितना पानी आपका रूट जोन में स्टोर हुआ, डिवाइड बाई कितना आपने फील्ड में डाला था। ये फील्ड में अभी आप पानी क्या रिजर्वायर से लेके फील्ड में गए, तो एप्लीकेशन आपने कितना किया, जितना फील्ड में, क्योंकि देखिए इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी अगर मैं आपको बोलूं तो आउटपुट बाय इनपुट, आपने इनपुट कितना दिया, सो इनपुट हमने कितना दिया था फील्ड में, फील्ड में इनपुट दिया था W, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड रिजर्वायर में, अब ठीक है यहां पे जो इनपुट देना था वो रिजर्वायर से इनपुट गया और आउटपुट क्या आया, फील्ड में कितना गया। अभी फील्ड में फिर ये क्या इनपुट, फील्ड में कितना इनपुट गया खेत में, और कितना पानी आपका गया रूट में और कितना बह गया, वो बात है एप्लीकेशन इफिशियंसी। तीसरा जो है आपका वाटर स्टोर्ड इफिशियंसी, तो मैं NS से दिखा देता हूं। सो ये क्या होता है कि एक्चुअल वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, actual water stored in root zone divided by water needed to store, water needed to store to bring the water content up to field capacity। अब यहां पे क्या होगा, वाटर, मैं यहां पे ठीक है वाटर नीडेड में पूरा लिख देता हूं, वाटर नीडेड टू स्टोर to bring the water content up to field capacity, ठीक है। ये हो गया आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। क्या होता है चौथा, मैं आपको बताऊं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं शॉर्ट वीडियो आपको पढ़ा रहा हूं फास्ट में, सो अगर आपको डिटेल में चाहिए कि थोड़ा डेरिवेशन के साथ एंड एवरीथिंग, तो आप प्लीज कमेंट करेंगे, देन ही ये पॉसिबल होगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, ये जो आपका होता है ND, अगर मैं लिखूं इसको, सो ये होता है 1 माइनस y बाई डी इंटू 100। अब यहां पे y क्या होता है भाई साहब, y जो होता है एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ ऑफ इरिगेशन स्टोर्ड। अच्छे से देखिए, और d जो आपका है, ये d क्या है, एवरेज डेप्थ ड्यूरिंग द इरिगेशन, एवरेज डेप्थ ड्यूरिंग द इरिगेशन, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूं एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ of water stored from
from the average depth of irrigation, average depth of irrigation stored। ठीक है, ये मोटी मोटी हो गई। एक आपका मैं लास्ट करा देता हूं 5। डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा उबल लग रहा हो तो आप स्किप करके वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ के देखिए, आगे मैं और अच्छे से पढ़ाने वाला हूं नया टॉपिक डिजाइन, जिसमें आपका कैनेडी एंड आपका लेसी थ्योरी में कंप्लीट कराया हूं। फिर आपको एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ मैं बताने वाला हूं डैम, सो ग्रेविटी डैम एक्चुअली। सो लास्ट कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी, कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वाटर इन कंजम्पटिव यूज डिवाइड बाय वाटर नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेटेड फ्रॉम रूट जोन। सो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं ये क्या है, इसको सी से भी लिखते हैं। सो वाटर यूज बाय प्लांट, वाटर used by the plant consumptively, और ये क्या है, ये आपका है नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेटेड फ्रॉम रूट जोन। ठीक है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, इफिशियंसी हो गया आपका। अब यहां पे मैं आपको अगर करा दूं इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, सो ये मैं बताऊं तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये क्या होता है, कंजम्पटिव टोटल कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, ये होता है। दूसरा क्या, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपका होता है CIR प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, लीचिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, FIR जो होता है वो NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय NA, और आप बोल सकते हैं NA को अगर मैं तो इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी नीटा है। और फिर आपका ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR, तो ये आपका होने वाला है FIR। ये सब आपस में रिलेटेड हैं इनटू कन्वेंसिव इफिशियंसी। ओके, सो यहां से आपका डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल, मैं आपको दो यहां पे थ्योरीज बताऊंगा, 2-3। डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल, सो सबसे पहले मैं कैनेडी लिख देता हूं। अच्छा, कभी कभी यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, अपर बरी द्वाब में इन्होंने स्टडी किया था कैनेडी थ्योरी, तो इन्होंने फॉर्मूला जो दिया था V0 इज इक्वल टू 0.55, और इन्होंने क्या केवल ओनली कंसीडर डेप्थ किया था 0.64। ठीक है, M क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जिसका जो फॉर्मूला होता है V/V0, और V0 क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। जो यहां पे V0 दी गई है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है,
और v क्या है, एक्चुअल मीन वेलोसिटी। ये कहानी क्या थी कि जो सबसे पहले इन्होंने फॉर्मूला जो दिया था 0.55 y टू द पावर 6 4, ये अपर बरी, ओनली अपर बरी द्वाब के लिए ही ये फुलफिल हो रहा था, मतलब यूज कर सकते थे। लेकिन एम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप कहीं भी यूज कीजिए, लेकिन ये एम एक क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो रहेगा, जो v बाई एक्चुअल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी डिवाइड बाई क्रिटिकल वेलोसिटी का ये रेशियो करके आप दूसरे जगह भी अप्लीकेबल कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे आपको चेजिस फॉर्मूला यहीं से करा दूं, v इज इक्वल टू क्या होता है, आप याद रखिएगा, c इंटू आर एस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, r इज इक्वल टू, और s आपका हाफ स्लोप होता है। ठीक है, तो ये तो बात रहा। नेक्स्ट में इन्होंने क्या ओनली y कंसीडर किया, आप देख रहे हैं डेप्थ, लेकिन एक और रिसर्चर थे जिन्होंने क्या कंसीडर किया था, विड्थ भी किया था। मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला भी आता है और ये पूछा भी जाता है कि इन्होंने डेप्थ कंसीडर किया था या विड्थ किया था या दोनों ही किया था डिजाइन वेलोसिटी निकालने के लिए। सो v इज इक्वल टू इन्होंने दिया था 0.567 इंटू वाई टू द पावर 0.57। ठीक है, फिर इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया, v इज इक्वल टू 0.274 इंटू बी टू द पावर 0.355। y और b इन्होंने दोनों कंसीडर किया, आप देख रहे हैं, एंड b इज इक्वल टू इन्होंने दिया था 7.76 y टू द पावर 1.61। सो ऐसा इन्होंने फॉर्मूला दिया था, मतलब ये वेलोसिटी निकालने के लिए जो लेंडली थे, ये डेप्थ और विड्थ दोनों कंसीडर किए। अब आते हैं लेसी थ्योरीज। लेसीज थ्योरीज, सो मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंट ओनली करा रहा हूं। सो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था ना, तो ये दिया था, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 टू द पावर 1/6। अच्छा, इनका जो एक्चुअल जो था ना, एक्चुअल जो इक्वेशन था वो कैसे था, मैं हाँ बताता हूं आपको। सो v 140 हो जाएगा, अगर मैं इधर पावर लिख दूं 6, 140, जस्ट मैं ओपन करने का कोशिश कर रहा हूं इसको, क्यू एफ स्क्वायर, ऐसा नहीं था यहां पे। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ऐसे ही आएगा ये, बट v टू दी पावर, यहां पे अगर एरिया इंटू वेलोसिटी लिखूं, एफ स्क्वायर लिखूं, और यहां पे मैं v टू दी पावर 6 140 लिखूं, सो v5 140 इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ये उन्होंने दिया था, v टू दी पावर 5 140 ए एफ स्क्वायर, ये एक्चुअल में दिया था, तो यहां से ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी कर सकते हैं, इधर 6 हो जाएगा पावर। ठीक है, सो नेक्स्ट इन्होंने f का वैल्यू जो दिया था, ये एक इक्वेशन दिया। दूसरा इन्होंने इक्वेशन एक दिया था f, जो सिल्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं वो दिया था, और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड है, याद रखिएगा सब मीटर में चल रहा है, 1.76 रूट डी एम एम में। ठीक है, ये दिया था। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू 4.75 रूट अंडर क्यू, पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। लास्ट में आपको एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं, फोर, अच्छा लिख दे रहा हूं,
R इज इक्वल टू, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, V स्क्वायर बाई एफ, इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई एफ, क्योंकि 5/2 है ना। लास्ट स्लोप का जो फॉर्मूला है, लीजिए लास्ट में लिख दे रहा हूँ और स्लोप का, सो S इज इक्वल टू एफ टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 पॉइंट Q टू द पावर 1/6, ये फॉर्मूला है। और एक लेसी रिजाइम स्कावर डेप्थ, लेसी रिजाइम स्कावर डेप्थ की अगर मैं बात करूं RD, सो ये 1.35 Q स्क्वायर बाई एफ टू द पावर 1/3। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, एक आपने पढ़ा होगा YC इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ, सो वहां से एक इसको आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस बार भाई साहब क्वेश्चन जो गेट में आया, मैं देखा गेट में ऐसे शेप से उन्होंने क्वेश्चन दिया था, और इस तरीके का शेप था चैनल का ऐसा शेप था, ठीक है, ऐसा शेप था बिल्कुल, ठीक है। अगर ये आपका Y0 है, ठीक है, और ये आपका R है, सो R क्या होगा, रेडियस जो Y0 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये अगर सर्कुलर है तो R इज इक्वल टू Y0, ठीक है। और ये अगर आपका थीटा है, सो ये 2 थीटा होगा, टोटल 2 थीटा होगा। और ये जो आपका ये जो दे रखा है, ये 1:m है, ठीक है। सो एरिया जो यहां पे होगा आपका y स्क्वायर थीटा प्लस कॉट में लिख रहा हूं कॉट थीटा, p जो होगा आपका 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। सो आप देख रहे हैं गेट में ना ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, a/p इज इक्वल टू होगा y/2, ठीक है। गेट में ये ऐसे चीजों को अप्रोच कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं कवर किए हैं। तो नेक्स्ट आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा मे भी आपको ऐसे जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है उससे क्वेश्चन आ सकता है आपको। इस तरीके से जो आपका जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग गेट में। सो यहां पे आप देख लीजिएगा, ये आपका अगर R है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये y है, और यहां पे आपका R है, और ये आपका जो R इज इक्वल टू y है, और ये थीटा है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी है, यहां भी, और ये B आपका दे रखा है, ठीक है, यहां से आपका B दे रखा है। सो यहां पे जो एरिया होगा ना आपका, एरिया B इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉट थीटा प्लस थीटा, या थीटा प्लस कॉट थीटा, जो भी है। पेरीमीटर इज इक्वल टू B प्लस 2y थीटा प्लस कॉट थीटा, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो रिमेंबर प्लीज, क्योंकि उन्होंने नया टॉपिक टच किया है तो माइट बी चांस। ओके, हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको अगर मैं बता दूं, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैक्टिव स्ट्रेस और द शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस। क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एस क्या है, चैनल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, ठीक है, चैनल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। सो ट्रैक्टिव स्ट्रेस एट चैनल या शियर स्ट्रेस एट चैनल बॉटम, शियर स्ट्रेस एट चैनल बॉटम, ठीक है, एट चैनल बॉटम व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द चैनल, व्हेन वाटर फ्लो, डेफिनेटली वाटर फ्लो होगा तभी। अच्छा, इसका ग्राफ देखिए, अभी तक नहीं पूछा गया गेट में या किसी एग्जाम में,
तो मेरे को लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन ये टच करने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में, जो ट्रैक टू स्ट्रेस का जो मेथड आता है वो यहां पे टच करने वाले हैं, मुझे यही फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो ऐसे बनता है इसका, और जो यहाँ पे मिड आता है ये ऐसे आता है आपका। ओह, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। सिमिलरली जैसे इधर है उधर ही है। सो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो आती है ना आपकी, जो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आती है ये आती है 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं अगर अच्छे से बनाऊं ये रहा। सो ये जो आता है 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस और वाई एस आप लिख सकते हैं। गामा डब्ल्यू वाई एस ये आपका जो होता है 0.97 गामा डब्ल्यू वाई एस, और ये सिमिलरली हो जाता है 0.75 गामा डब्ल्यू वाई एस। सो यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं भाई साहब, तो आप प्रिपेयर रहिएगा जरूर। ये बॉटम के लिए ये हो गया, ठीक है, बॉटम के लिए ये हो गया। अगर मैं बात करूं, और ये कब के लिए होता है, जब आपका b कितने के बराबर है। ऐसा नहीं कि ये सब में ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब b इज इक्वल टू 4y होगा तब, और ये y नॉट आपका रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा उसके लिए। और ये स्लोप कितना रहेगा, स्लोप रहेगा 1:1.5 साइड स्लोप है जो, ठीक है, दोनों साइड। तब ये आता है, ये वाला वैल्यू तब आता है। तो मे बी ये भी पूछ सकते हैं b इज इक्वल टू 4y होता है तब ये आता है क्या, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो साइड स्लोप पे आपका कब एवरेज ट्रैक्टिव फोर्स कितना आ रहा है, ट्रैक्टिव स्ट्रेस एट द चैनल साइड। तो साइड में जो आएगा भाई साहब, अगर आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन है तो 0.75 मैं यहाँ पे साइड लिखूं, सो गामा डब्ल्यू आर एस। सो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं न्यू आपके, ठीक है। सो स्कावरिंग आपका कब नहीं होगा, अगर आप नो स्कावरिंग अगर आप चाहते हैं, मतलब आपका बेड क्या है कि वहां से स्कावर ना हो, मतलब बालू वालू उठे ना वहां से। तो जब आपका क्या होगा भाई साहब, जब मान लीजिए आपका क्रिटिकल वेलोसिटी 10 है और आपका जो पानी बह रहा है उससे 9 आ रहा है, तो डेफिनेटली नहीं बहेगा, जब क्रिटिकल पार करेगा तब बहेगा ना। तो ये आपका हो गया बॉटम का जो भी आपका ट्रैक्टिव स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है, जब क्या हो, छोटा हो और बराबर हो क्रिटिकल के, ठीक है, ये बात हो गया। और फॉर नो स्कावरिंग चैनल बॉटम, ठीक है, ये बॉटम के लिए, ठीक है। और जब डी आपका क्या रहेगा, जो डायमीटर आपका रहेगा वो लेस देन इक्वल टू 11 आर एस, डायमीटर ऑफ द सैंड पार्टिकल वो 11 आर एस होना चाहिए, ठीक है। डाया ऑफ द सेडिमेंट आप बोल सकते हैं, डाया ऑफ द सेडिमेंट जब आपका ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आर एस, तब ये आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सिमिलरली उस साइड के लिए भी होगा कि मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि जो आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है वो क्रिटिकल से कम होना चाहिए, और बराबर हो तो नहीं होगा। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। सो यहां पे मैं मोटा मोटी आपको बहुत सिंपल सा बताने वाला हूं ग्रेविटी डैम में। ग्रेविटी डैम, सो ग्रेविटी डैम से यहां से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो अगर मान लीजिए ऐसा एक डैम आपको बना के दे दिया, ऐसा डैम बना के दे दिया एक, और इसके पीछे में पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हो, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो मैं पढ़ाए हूं, आप देख सकते हैं जाके सेम चैनल पे। सो ये क्या, अगर इसकी हाइट h है ना भाई साहब, h अगर हाइट है, हाइट अगर क्या है h है, सो ये क्या होगा, रो जी एच होगा, या इसको गामा डब्ल्यू एच लिख सकते हैं आप। और ये जो एक्टिव, क्योंकि ये ट्रायंगुलर बन रहा है, तो ट्रायंगुलर का सेंटर कहां होता है, बॉटम से h/3 पे होता है, h/3 पे। सो टोटल जो वाटर प्रेशर जो लगेगा, वाटर प्रेशर कितना लगेगा, इसका एरिया लगता है हाफ, बेस कितना है गामा डब्ल्यू एच, इंटू हाइट, हाइट कितना है h
अगर स्मॉल एच और स्मॉल एच लिख दिया, सो हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, सो इतना प्रेशर लगेगा, ठीक है। और ये कहां लगेगा? एट h/3 फ्रॉम बॉटम। ठीक है भाई साहब, ये मोटा मोटी मैं आपको बताना चाह रहा था। ये फर्स्ट केस हो गया। अगर सेकंड केस में क्या है कि अगर पानी आपका यहां भी भरा हुआ है, थोड़ा सा पानी इधर भरा हुआ है, सो इधर भी आपका बनेगा, इधर भी आपका बनेगा इसी तरीके से। तो अगर ये मान लीजिए एक्स वाई डिस्टेंस के लिए बना है, तो गामा डब्ल्यू वाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहां भी एक प्रेशर बनेगा ऐसे नीचे की ओर भी, सो यहां ज्यादा है इसलिए ज्यादा आएगा, और ये सेम हो जाता है। जो यहां बनता है ना तो वही गामा डब्ल्यू वाई हो जाएगा, और जो यहां पे बनता है इस वाले में वही इधर भी हो जाता है, गामा डब्ल्यू एच हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन गैलरी, अब देखिए ये दूसरा केस हो गया, तीसरा केस मैं इसी में बताता हूं। तीसरा केस, अगर यहाँ पे आपने इनफिल्ट्रेशन गैलरी या ड्रेनेज गैलरी दे दी है ना, यहां पे अगर मैं ड्रेनेज गैलरी लगा दूं, ऐसे ड्रेनेज गैलरी लग गई, तो यहां पे क्या हो जाता है कि यहां पे थोड़ी सी वैल्यू आपकी कम होती है इस वाले लोकेशन पे। पहले तो ऐसा था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक वैसे ही रहेगा, फिर ये जो होगा ये ऐसे कम होगा, ये वाली चीज नहीं रह जाएगी, ये वाली चीज नहीं रह जाएगी। पहले तो ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, अभी ये यहां से जाके थोड़ा सा ऐसा कम होगा, थोड़ा सा ऐसे कम हुआ, कम होके फिर ऊपर गया। तो यहां से अब देखिए ये जो कम वाली जो हाइट है ना, यहां वाली जो हाइट है, ये जो कम वाली हाइट होगी, ये कितनी होगी? गामा डब्ल्यू एच डैश। एच डैश कौन सा? ये अगर एच डैश मानूं तो यही होगा एच डैश, गामा डब्ल्यू एच डैश, ठीक है। आप अच्छे से समझिए चीजों, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बार बार क्योंकि टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा डब्ल्यू एच डैश, और एच कौन सा है? एच ये इधर वाला एच, और एच डैश अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूं तो लीजिए, अगर मैं वाई लिख दूं तो वही सिमिलर, अगर ये वाई है तो यहाँ पे मैं वाई लिख दिया। तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके ड्रॉ करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये गामा डब्ल्यू एच ही होगा, ये वाला हाइट इतना होगा, और गामा डब्ल्यू एच। तो यहाँ पे तीन पार्ट आपका, दो पार्ट बन जाएगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ट्रेपोजोइडल, और यहाँ से ट्रेपोजोइडल का फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है इस टॉपिक से, वो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। ये आपका लास्ट होगा ग्रेविटी डैम से। सो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, ये कैसा दिखता है? दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, ट्रायंगल के जैसा, ठीक है। 90 डिग्री ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको टो बोलते हैं, इसको हील बोलते हैं, ये वाले को इसको हील बोलते हैं, ठीक है। सो अब अगर ये डेप्थ h है भाई साहब, सो यहां पे आपको ट्रायंगल तो बनेगा जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सिमिलर। और इसको अगर b बोलें, बेस को अगर मैं यहां पे b बोलूं, यहां से यहां तक, तो यहां भी पानी नहीं, पीछे तो है नहीं, तो यहां भी ऐसे ट्रायंगल बनेगा, यहां भी ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ये कितना होगा? ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर की ओर अपलिफ्ट होगा। सो अगर मैं इसको u मान लूं, ये मान लीजिए u है, ठीक है, इसको मैं u मान लिया। सो ये u कितना होगा? ये इतना ही होगा गामा डब, अगर ये गामा डब्ल्यू एच आ रहा है तो ये भी होगा गामा डब्ल्यू एच, जैसे मैं ऊपर आपको बताया। बट एक c कांस्टेंट हम ले लेते हैं, ठीक है।
सी क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, कितना अपलिफ्ट है, एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट हो गया आपका सी। सी जो कांस्टेंट हुआ मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट। अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट। सो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया है भाई साहब, वो जो क्वेश्चंस पूछा गया है अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स बॉयंसी। अच्छा, ये जो अपलिफ्ट प्रेशर जो आपका लगेगा यहां पे, वो कितना लगेगा भाई साहब, जो अपलिफ्ट प्रेशर जो यहां से आपका लगने वाला है ये कितना लगेगा, पी अपलिफ्ट। सो इसका एरिया हाफ, एरिया कितना, सी गामा डब्ल्यू एच इंटू बी, सी गामा डब्ल्यू एच इंटू बी, यही होगा, बिल्कुल ये होगा। और कहां पे लगेगा ये, अगर ये टोटल बी है तो बी से ये लगने वाला है बी बाई थ्री पे, यहां पे ये लगेगा, आप पीयू आपका यहां पे लगेगा, ठीक है, ये यहां पे लगने वाला है। फिर आपका इधर से कितना आपका लगेगा भाई साहब, इधर से पी एच की अगर मैं बात करूं तो ये हाफ जो ऊपर लग रहा था गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, इधर से इतना लगेगा, ठीक है। अच्छा, वेट कितना होगा डैम का, वेट ऑफ डैम, वेट ऑफ डैम कितना होगा भाई साहब। सो वेट ऑफ डैम, ये किस, एक ऐसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो हाफ इंटू एरिया, वेट कैसे निकालते हैं, वेट अब किसी चीज को निकालना है, यूनिट वेट बराबर क्या होता है, गामा इंटू वॉल्यूम, वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट ऑफ डैम मान लीजिए निकालना है, तो वेट इंटू वॉल्यूम, सो यूनिट वेट आएगा, तो यूनिट वेट कितना होगा, तो वॉल्यूम आपको अगर यहां पे निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ डैम इंटू वॉल्यूम। सो यूनिट वेट इसका कितना, अगर मैं यहां पे लिखूं सबसे पहले यूनिट वेट ऑफ डैम इंटू वॉल्यूम, सो यूनिट वेट ऑफ डैम कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा डब्ल्यू में लिख सकता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, गामा डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। सो ये गामा लिखने के लिए क्या करेंगे, जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं जी गामा डब्ल्यू, वॉल्यूम एरिया इंटू एरिया होगा, ठीक है, एरिया इंटू डेप्थ, यही होगा ना। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, एरिया इंटू आपका जो इसका जो चौड़ाई होगा, क्योंकि आपको विड्थ बी दे रखा है, डेप्थ दे रखा है, तो चौड़ाई कितना होगा वो, या लंबाई मान लीजिए, लंबाई कितना होगा, तो लंबाई यूनिट लंबाई के लिए होता है एल में लिख दिया, तो एल इज इक्वल टू 1 होगा। सो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच इंटू गामा डब्ल्यू नहीं, गामा ऑफ डैम होगा, ओ गामा डब्ल्यू, क्योंकि जी मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो गामा डब्ल्यू जी। सो अभी आप एल इज इक्वल टू 1 हो गया आपका, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ जी गामा डब्ल्यू बी एच। सो ये आपका वेट ऑफ द डैम हो गया, वेरी इजी। नेक्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, मिनिमम बेस विड्थ रिक्वायर्ड फॉर नो टेंशन क्राइटेरिया, जो ये मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा अगर नो टेंशन रहेगा, नो टेंशन। सो ये बी मिनिमम कितना चाहिए, बी मिनिमम आपको चाहिए हाइट डिवाइड बाई जी माइनस सी, रूट जी माइनस सी। सो बी मिनिमम in case of no tension h is equal to under root
G माइनस सी, G माइनस सी। नेक्स्ट, मिनिमम बेस विड्थ फॉर नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया। तो ये क्या है, नो स्लाइडिंग, तो इसमें क्या होगा, H इज इक्वल टू H डिवाइड बाई म्यू G माइनस सी। ये दो हमेशा पूछा जाता है भाई साहब। C आपको मैं बता दिया, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट होगा। G स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपका रहा फॉर्मूला। एक चीज मैं और आपको बताने वाला हूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सुपर पासेस, साइफन सुपर पासेस या साइफन एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट। तो मैं यहां पे एक चीज आपको बताने वाला हूं कि सुपर पासेस के बारे में। ये चीज मैं बताऊंगा, यहीं से आपको चारों क्लियर हो जाएंगे। एक ही के बारे में बताऊंगा, सुपर पासेस। अच्छा, ये टर्म कब आया, ये टर्म कब आया, जब हमको क्या हुआ, नहर वहर बनाना पड़ा ना, तब सुपर पासेस जो होती हैं, अलग ये एक में ही लिखते हैं, सुपर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सुपर पासेस। तो हमको क्या हुआ कि जब नहर बनाना हुआ ना, तब ये टर्म आया भाई साहब। भाई नदी तो था, नदी में अगर नहर हमको बनाना है, तब ये सब टर्म आया, सुपर पासेस का, साइफन का, साइफन एक्वेडक्ट का। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, काम सुपर कब होगा, नहर जब आप ऊपर बनाएंगे तब नदी के, या नहर जब आप नदी के नीचे बनाएंगे तब। सुपर वाला काम कौन सा होगा भाई साहब, मतलब कोई बोलेगा कि हाँ आपने सुपर डुपर काम किया है। सबसे कठिनाई किसमें है, जो कठिनाई वाला काम जो कर ले जाएगा उसको सुपर बोला जाएगा। तो कठिनाई वाला काम क्या है, नदी के ऊपर नहर बनाना। भाई ऊपर तो कंक्रीट लगा के बना देंगे, फटाक से सिस्टम लगा के टांग के बना देंगे किसी तरह से, लेकिन जब नीचे बनाने का टाइम आएगा ना, तब परेशानी हो जाती है कि नीचे आपको टनलिंग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, कितना डेप्थ जाना है, क्या करना है, बहुत सारी परेशानी होंगी। अगर वो जो कर लेगा उसको बोलेंगे सुपर डुपर। तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं, जब नहर हम नदी के नीचे बना दें, जब नहर मतलब कैनाल और ये स्ट्रीम है, तो इसको बोलेंगे सुपर पासेस। मतलब ये आपकी नदी बह रही है, ठीक है, इधर, और मेरे को कैनाल एक बनाना है भाई साहब। तो यहां से मैं गड्ढा खोदना स्टार्ट करूंगा और इसके नीचे 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 जाके इस साइड निकलूंगा। ये सुपर पासेस, वाह सुपर काम किया मैंने। मतलब कैनाल, क्योंकि नदी तो नेचुरल है ना भाई साहब, लेकिन बनाने का चीज आपको कैनाल, इसलिए हम कैनाल पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो सुपर काम कब करेंगे, जब आप कैनाल नीचे बना देंगे। बस आपको यही एक चीज याद रखना है, ठीक है। और साइफन जब कब होता है, जब साइफन जब प्रेशराइज फ्लो होने लगे। मान लीजिए यहां पे आपने नीचे बनाया, सो ये आपका स्ट्रीम था, STREAM, ठीक है, स्ट्रीम था, और ड्रेन इसको बोल सकते हैं आप, ड्रेन था, DRAIN, ड्रेन भी बोल दिए, ठीक है। कैनाल मान लीजिए ये आपका इस पे रुका हुआ है, यहां पे पिलर देके आपने इसको रोक रखा है, किसी तरीके से आपने टनलिंग वनलिंग किया और पिलर देके यहां पे रोका, और ये ऐसे आपने किया है, ठीक है। सो कैनाल का पानी यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब इधर से इधर की ओर कैनाल बह रहा है। अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा, अगर 3D में दिखाता तो अच्छे से दिखता आपको। मतलब आप समझिए कि पानी इधर से इधर नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये पानी, ये तो सुपर पासेज हो गया। अगर यही पानी यहां तक आ जाए, ड्रेन के, मतलब इस ड्रेन का जो ये बॉटम हिस्सा है ना, इसके ऊपर चला जाए, मतलब ड्रेन के ऊपर में प्रेशर ऐसे पड़ने लगे, ड्रेन के जो बॉटम है उस पे ऐसे प्रेशर पड़ने लगे पानी का, मतलब ये ऊपर जाएगा तब तो ये साइफन हो जाएगा, याद रखिएगा, साइफन हो जाएगा, साइफन सुपर पासेस। सिमिलरली एक्विडक्ट का क्या होता है, एक्विडक्ट का जब आपका कैनाल ऊपर हो जाए, ड्रेन नीचे हो जाए। साइफन एक्विडक्ट का होगा जब आपका बॉटम पे फोर्स लगने लगे, ठीक है। मान लीजिए कैनाल ऊपर होगा तो कैनाल के बॉटम पे जो फोर्स लगने लगे पानी के बहाव से, तो वो हो गया आपका एक्विडक्ट। तो यहां पे आप लिख लीजिए, मैं चारों टर्म लिखूंगा आपको कंफ्यूज ना करने के लिए, मैं कोई यहां पे फिगर नहीं बनाने जा रहा हूं। साइफन सुपर पासेस, आप बस याद रखिएगा कि सुपर काम कब होगा भाई साहब, सुपर काम तभी होगा जब आप कैनाल को नदी के नीचे बना ले जाएं और ड्रेन के नीचे बना ले जाएं।
ऊपर बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर बनाएंगे तो वो तो इजी हो गया, वो सुपर डुपर नहीं हुआ काम। सो इस हिसाब से आप रख सकते हैं एक्विडक्ट, और चौथा होता है साइफन एक्विडक्ट। ठीक है, आप इससे हमेशा याद रखिएगा, ये चारों चीज से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ आप ले सकते हैं, वीडियो के लिंक में पीडीएफ आपको मिलेगा। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई साहब।